हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने महाराणा सांगा और उसके बाद जो शासक थे वहाँ से लेकर उदय सिंह तक पढ़ा था। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू कर लेते हैं। महाराणा प्रताप या फिर प्रताप सिंह प्रथम, इनका शासनकाल रहा 1572 से लेकर 1597 तक। जन्म 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। पिता का नाम जैसा कि हमने देखा था राणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई, और इनके बचपन का नाम था कीका और प्रिय घोड़ा था चेतक, जिसके बारे में हमने बचपन में कई सारी कहानियाँ और कविताएं पढ़ी हैं। प्रिय रानियाँ, अजबदे और फूलकमर कुछ उपाधियां थी महाराणा प्रताप की, जैसे इन्हें गज केसरी कहते थे और साहित्य में इन्हें पाथल कहा जाता है। साहित्य में महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है। इनके गुरु थे आचार्य राघवेंद्र और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को। तो ये डेट भी हमें याद रखनी है। इसके अलावा राजधानी ये बनाते हैं चावंड को और इनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 को। और इनकी छतरी जो बनी हुई है वो बनी हुई है बांडोली में। तो ये कम से कम इतनी बातें तो महाराणा प्रताप के बारे में हमें याद रखनी ही है, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आगे देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था, मुगल सम्राट था अकबर, और इसने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 अलग अलग व्यक्तियों को भेजा था, जिन्हें हम अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल कहते हैं। तो इस शिष्टमंडल में कौन कौन थे वो हम जानते हैं। सबसे पहले अकबर ने जलाल खां कोरची को भेजा 1572 में। उसके बाद मानसिंह प्रथम को भेजा जून या फिर कुछ स्रोतों में मार्च 1573 को, और उसके बाद भगवंत दास को भेजा सितंबर 1573 को, और सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा दिसंबर 1573 को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं इससे, और कुछ लोग इसके लिए एक ट्रिक भी बना देते हैं क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। जमा भट्टो ये ट्रिक बना देते हैं कि भाई अकबर द्वारा जो शिष्टमंडल भेजा गया था उसमें पहले किसको भेजा गया था, बाद में किसको भेजा गया था, तो इसका सीक्वेंस हमें याद करना पड़ता है। तो ज से जलाल खां कोरची, मा से मानसिंह प्रथम, भ से भगवंत दास और ओ से टोडरमल। तो ये चारों के चारों जो शिष्टमंडल भेजे गए थे उनका हमें सीक्वेंस पता चल जाता है। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस युद्ध का विशेष महत्व है और इससे सवाल बन सकता है। तो आइए हल्दी घाटी के युद्ध को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें डेट याद रखनी है 18 जून 1576, या फिर कुछ स्रोतों में यहाँ पर 21 जून भी लिखा हुआ होता है। तो 18 जून या फिर 21 जून भी आ सकता है। वैसे सर्वाधिक मान्य डेट ये है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और एक तरफ थी अकबर की सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और उनकी सेना थी। अब ये युद्ध कहाँ पर होता है? हल्दी घाटी के मैदान में होता है। तो सबसे पहले ये दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर लगाती हैं। तो मानसिंह और इनकी जो सेना या इनके जो सैनिक होते हैं वो एक जगह है मौलेला, यहाँ पर अपना शिविर लगाते हैं, और महाराणा प्रताप की सेना जो होती है वो लोसिंग या फिर इसे लोशिंग भी कहते हैं। तो इस जगह पर महाराणा प्रताप की सेना अपना शिविर लगाती है। अब इनकी सेनाओं में कौन कौन सेनापति थे इनको समझते हैं। अकबर की सेना में सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, और उसके अलावा आसफ खां, बहलोल खां, बदायूनी और मेहतर खां। ये अकबर की सेना में सैनिक थे या ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और प्रताप की सेना में प्रताप स्वयं और उसके अलावा हकीम खां सूरी ये मुख्य सेनापति थे। उसके अलावा झाला बीदा,
कृष्णदास चूंडावत, आचार्य राघवेंद्र, पूंजा भील और ताराचंद व्यापारी, ये प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक ग्रंथ है वीर विनोद और उसके लेखक हैं श्यामल दास। उनके अनुसार प्रताप की जो सेना थी उसमें 20,000 सैनिक थे और अकबर की जो सेना थी उसमें 80,000 सैनिक थे। तो यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकबर की जो सेना थी वो महाराणा प्रताप की सेना से कितनी बड़ी थी। और ये किसने कहा है? ये श्यामल दास ने कहा है, ये हमें याद रखना है। और इनका ग्रंथ है वीर विनोद। तो इस वीर विनोद ग्रंथ में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। महाराणा प्रताप की सेना अपना शिविर लगाती है लोसिंग और मान सिंह की सेना मोलेला में अपना शिविर लगाती है और उसके बाद ये मिलते हैं हल्दी घाटी के मैदान में। एक जगह है रक्त तलाई और इस जगह पर ये युद्ध होता है। अब क्या होता है कि शुरुआत में क्या होता है, प्रताप की सेना जब प्रथम बार मान सिंह की सेना पर हमला करती हैं तो पहली बार में इनकी हालत खराब हो जाती है और एक प्रकार से इनको पहले ही झटके में परास्त कर देते हैं। लेकिन अकबर की सेना में एक सेनापति होता है मेहतर खां। अब ये अकबर की सेना में एक झूठी अफवाह फैला देता है कि सम्राट अकबर जो है वो स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ लड़ेंगे और इस युद्ध में हमारी सहायता करेंगे। तो इससे अकबर की जो सेना होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है और फिर ये वापस अटैक करते हैं अकबर। अब युद्ध के एक समय में महाराणा प्रताप जो हैं वो मान सिंह को देखते हैं और इन पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। अब मान सिंह जो होता है वो हाथी पर बैठा होता है और हाथी के नाम भी बताए जाते हैं, मर्दाना या फिर सवाई, इनमें से कोई एक हाथी हो सकता है। इन पर जो है वो मान सिंह बैठा होता है और प्रताप जो है वो चेतक जो इनका प्रिय घोड़ा था उस पर बैठे होते हैं। और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं चेतक जो है अपने दोनों आगे वाले पैर जो हैं वो मान सिंह के हाथी की सूंड पर रखता है और महाराणा प्रताप भाले से मान सिंह पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये मान सिंह ओहदे में छिप जाता है और महावत जो है वो मारा जाता है। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है क्योंकि मान सिंह के हाथी की जो सूंड होती है उसमें एक तलवार लगी हुई होती है। अब इसके बाद यहाँ से इस वजह से प्रताप को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि चेतक जो है वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप जैसे ही बहलोल खां को देखते हैं तो ये इन पर आक्रमण करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि तलवार के एक ही वार में ये बहलोल खां और इसके घोड़े के 2 टुकड़े कर देते हैं, मतलब घोड़े समेत इसको चीर देते हैं महाराणा प्रताप, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और इनके जो सामंत हैं वो इनको ये सलाह देते हैं कि आप युद्ध से बाहर चले जाइए क्योंकि यदि आप जीवित नहीं रहे तो फिर हो सकता है मेवाड़ का इतिहास अच्छा न रहे, क्योंकि यदि आप जीवित न रहे तो हो सकता है कि मेवाड़ की सेना को अधीनता स्वीकार करनी पड़े और हो सकता है मेवाड़ पर अकबर का अधिकार हो जाए। तो फिर महाराणा प्रताप जो हैं अब युद्ध के मैदान से बाहर चले जाते हैं और इनके राजकीय छत्र धारण करते हैं झाला बीदा। ये हमें याद रखना है कि महाराणा प्रताप के राजकीय चिन्ह किसने धारण किए थे? झाला बीदा ने धारण किए थे। राजकीय चिन्ह धारण करने का अर्थ है कि महाराणा प्रताप के जैसा हुलिया बना देना, इनके वस्त्र और जो भी शस्त्र वगैरह हैं वो धारण कर लेना ताकि इनकी सेना को पता न चले कि महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध के मैदान में उपस्थित नहीं है और उस सेना का मनोबल न टूटे। इसीलिए कोई एक व्यक्ति जो है वो राजकीय छत्र धारण करता था और फिर महाराणा प्रताप की जगह ये झाला बीदा लड़े थे। अब इस युद्ध के परिणाम के बारे में जानते हैं। तो जो अकबर के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर और मान सिंह की सेना जीत गई थी और जो प्रताप के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि प्रताप की विजय हुई थी। लेकिन परिणाम चाहे कुछ भी हो, भले ही सैनिक दृष्टि से अकबर का पक्ष मजबूत हो और हो सकता है कि इसमें प्रताप की सेना को ज़्यादा सफलता न मिली हो, लेकिन
अकबर जो है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इस प्रकार से परिणाम जो है वो पूरी तरीके से अकबर के पक्ष में नहीं रहा। अकबर का उद्देश्य ये था कि वो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाए या फिर महाराणा प्रताप को पकड़े, जबकि ये दोनों ही उद्देश्य उसके पूरे नहीं हुए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब मान सिंह जो है वो वापस चले जाते हैं दिल्ली, तो फिर अकबर जो है कुछ समय के लिए उनकी ड्योढ़ी बंद कर देता है। ड्योढ़ी बंद करने का अर्थ है कि कुछ समय के लिए मान सिंह को दरबार में अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध का परिणाम जो था वो मान सिंह के पक्ष में नहीं गया था और अकबर जो था वो युद्ध के परिणाम से नाखुश था। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप की सेना जो है वो बड़ी वीरता के साथ लड़ती है और जब तक ये जीवित रहते हैं तब तक अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं, उनको समझते हैं। जैसे बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है और ये बदायूनी स्वयं इस युद्ध में उपस्थित था। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। और महान इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। तो ये तीन अलग अलग नाम ये हमें याद रखने हैं। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा और कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। अब प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है बलीचा में। युद्ध के एक समय में चेतक बुरी तरीके से घायल हो जाता है और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो बलीचा गांव में इसकी छतरी या इसकी समाधि बनाई जाती है। अब प्रताप का एक हाथी होता है राम प्रसाद और इसे अकबर की सेना पकड़ लेती है और फिर ऐसा कहा जाता है कि इसे इस्लाम में दीक्षित किया जाता है और इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया जाता है। कई बार सवाल भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो राम प्रसाद और एक नाम और मिलता है लूणा। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं। ये जो है महाराणा प्रताप के हाथी थे। घोड़ा तो फेमस है ही महाराणा प्रताप का चेतक, लेकिन हाथी भी फेमस है राम प्रसाद या लूणा। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी अकबर जो है वो लगातार महाराणा प्रताप पर सैनिक अभियान चलाता है और वो अलग अलग सैनिकों को भेजता है महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। 1578 में वो शहबाज खां को भेजता है और ये शहबाज खां 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करता है और ये इसकी सफलता ये होती है कि ये कुंभलगढ़ को जीतने में सफल हो जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ पर अधिकार किसने किया था? शहबाज खां ने अधिकार किया था 1578 में। 1579 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अकबर सेनाएं भेजता है, लेकिन यहाँ पर अमर सिंह वो अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी और इनके बच्चों को पकड़ लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के कहने पर इन्हें ससम्मान वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ पर प्रताप में नैतिकता का गुण दिखाई देता है। 1580 में अकबर जगह जगह थाने लगाता है। थाने का अर्थ है कि भाई अब यहाँ पर अकबर की सेना रहेगी और समय समय पर प्रताप पर अटैक करेगी। तो इसी के सिलसिले में दिवेर का जो थाना होता है वहाँ से अकबर की सेना में अकबर का चाचा होता है शेरिया सुल्तान खां और ये प्रताप की सेना पर आक्रमण करता है, लेकिन अमर सिंह जो होते हैं अकबर के जो पुत्र होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और शेरिया सुल्तान को बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि अमर सिंह का जो भाला है वो शेरिया सुल्तान के आर पार चला जाता है। तो यहाँ पर दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को सफलता मिलती है। और कर्नल जेम्स टॉड ने एक बात हमें याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन, इस बात को हमें याद रखना है। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हो जाती है और इसके बाद 1584 में जगन्नाथ कच्छवा के नेतृत्व में अकबर अपना अंतिम अभियान करता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इसके बाद अब अकबर को पता चल जाता है कि अब वो महाराणा प्रताप
कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा सकता। यहाँ पर अकबर हार मान लेता है और 1584 में जगन्नाथ कच्छवा का ये अंतिम अभियान होता है महाराणा प्रताप के विरुद्ध। 1585 में चूलिया नामक स्थान पर प्रताप की मुलाकात भामाशाह से होती है और ऐसा कहा जाता है कि भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति प्रताप को दे दी थी, एक प्रकार से सारी की सारी संपत्ति दान कर दी थी। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक या फिर दूसरा उद्धारक कह सकते हैं, क्योंकि पहला उद्धारक हम अमीर को मानते हैं, तो इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और इसने अपनी सारी संपत्ति प्रताप को सौंप दी थी। 1582 में प्रताप जो है वो चावंड पर अधिकार करते हैं और उसके बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहाँ पर काफ़ी समय तक शांतिपूर्वक शासन करते हैं, क्योंकि अब अकबर की तरफ से कोई हलचल नहीं होती है, कोई आक्रमण नहीं होता है। लेकिन 19 जनवरी 1597 को जब प्रताप अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो उस समय उनका उल्टा तीर जो है वो लग जाता है और उनकी इस समय मृत्यु हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है। प्रताप जो है वो जीवन भर संघर्ष करता रहा, जीवन भर लड़ता रहा, अपने आत्मसम्मान के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और कभी झुका नहीं। तो इतने महान थे महाराणा प्रताप और आज हमने इनके बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगले लेसन में प्रताप के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।